पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुशामदीद। मिलसॉफ्ट जो कि एक प्राइवेट टर्किश कंपनी है, उनके मुताबिक टर्की के पास अब ड्रोन स्वार्मिंग के लिए AI बेस्ड सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। 4 साल की एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद जो है मिलसॉफ्ट इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में कामयाब हुई है और ये ना सिर्फ एक इंटेलिजेंस बेस्ड यानी AI बेस्ड सॉफ्टवेयर है, बल्कि ये फिक्स्ड विंग और रोटेटरी विंग दोनों के लिए जॉब्स परफॉर्म कर सकेगा। अब इनका इस्तेमाल जो है टर्की की अनमैन्ड कॉम्बैट फाइट में किया जा सकता है। टर्की जो कि ड्रोन्स के मामले में अपनी महारत आप रखता है और जिसने अब सीरियन वॉर में, अपने बॉर्डर डिफेंस में और रिसेंटली और मोस्ट फेमसली आज़रबाईजान और आर्मेनिया की जंग में अपनी ड्रोन कैपेबिलिटी जो है सबके सामने जाहिर की है। मिलसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर पे आए तो इस एल्गोरिदम के ज़रिए फ्रंटल अटैक्स और ऑपरेशनल सपोर्ट प्रोवाइड की जा सकती है। ये अभी एरियल प्लेटफॉर्म्स के लिए है, लेकिन मुस्तकबिल में ये लैंड, नेवल सरफेस और अंडर वाटर सब के लिए वायबल होगा। अभी के लिए 5 का ग्रो या स्वार्म जो है वो ड्रोन स्वार्म किया जा सकता है। 25 ड्रोन जो है वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, जबकि मिलसॉफ्ट का एम जो है वो कम से कम 50 UAVs को स्वार्म करवाना है। ड्रोन्स की इंटरनल कम्युनिकेशन को भी मिलसॉफ्ट ने खुद अपनी टेक्नोलॉजी से डेवलप किया है। डेटा ट्रांसफर्स के लिए 10 किलोमीटर का नेटवर्क सोल्यूशन और वायबल कम्युनिकेशन जो है ये 500 किलोमीटर के रेडियस में आसानी से कर सकता है। मिलसॉफ्ट का कहना है कि ये इंटेलिजेंस और इमेज इवैल्यूएशन के ज़रिए एक वाइड रेंज ऑफ ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है। इस तरह के प्लेटफॉर्म जो हैं टर्की की UAV कैपेबिलिटी को एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा देंगे। साउथ कोरिया में न्यूक्लियर बॉम्ब्स की तैयारी के हवाले से कुछ अहम पावर्स जो हैं बैकिंग कर रही हैं और साउथ कोरियन मेन अपोजिशन पार्टी इस चीज़ पर जोर देना शुरू कर रही है कि अगर नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म नहीं करता तो फिर साउथ कोरिया को भी इन न्यूक्लियर वेपन्स की तैयारी करनी चाहिए। नॉर्थ कोरिया के बढ़ते हुए मिलिट्री बूस्ट से और ख़ास तौर पे जब उनकी तरफ से हवासंग सीरीज़ का सबसे बड़ा और मुबैना तौर पे सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला ICBM सामने लाया गया है, तो इससे नेचुरली साउथ कोरिया जो है अपनी सिक्योरिटी को लेकर ज़्यादा कंसर्न होगा। साउथ कोरिया का राइट विंग जो है वो काफ़ी अरसे से इस बात पे जोर दे रहा है कि नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर आर्सेनल के जवाब में खुद अपने न्यूक्लियर वेपन्स को तैयार करना चाहिए। अगर नॉर्थ कोरिया डी न्यूक्लियराइज नहीं करता तो इसी चीज़ को साउथ कोरिया की मेन अपोजिशन पार्टी जो है यानी यूनाइटेड फ्यूचर पार्टी के चेयरमैन किम ने कहा है कि अगर नॉर्थ कोरिया की तरफ से न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म नहीं किया जाता तो साउथ कोरिया को भी इसकी तैयारी करनी चाहिए। साउथ कोरिया के न्यूक्लियर वेपन्स की तलाश जो है उसमें USA शायद सबसे बड़ी रुकावट हो, जो कि साउथ कोरिया की सिक्योरिटी में एक बड़ा फैक्टर USA प्ले करता है। तो अगर इस तरह का कोई स्टेप लिया जाता है तो इसके लिए साउथ कोरिया को अपनी डिपेंडेंस जो है आगे चलकर USA से कम करनी होगी और इस हिसाब से वो अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर सकेंगे। स्पेन की कंपनी इंड्रा 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के सेंसर्स के लिए 3 इंडस्ट्रीज़ को लीड करेगी: फ्रेंच, जर्मन एंड स्पेनिश। 6th जनरेशन फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम के सेंसर्स और वेपन डेवलपमेंट के अंदर 23 नवंबर को स्पेनिश कंपनी इंड्रा ने इस चीज़ का ऐलान किया है कि थेल्स और FCMS कंपनी के साथ यूरोपियन फ्यूचर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के सेंसर्स को डेवलप किया जाएगा, जो कि सिचुएशनल अवेयरनेस और प्लेटफॉर्म सर्वाइवेबिलिटी को इन्हांस करेगा, जो कि बहुत इंटीग्रल पार्ट होने वाला है। इस कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल जो हैं ऐसी हैं कि 1 साल के लिए इस जॉइंट टीम को सेंसर्स पैकेज तैयार करने हैं, जो कि फ्यूचर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के सब गोल्स के तहत तैयार किए जाएंगे, जिसका नाम फेज़ 1A है और इस काम में 6 महीने तक का मज़ीद टाइम एक्सटेंड किया जा सकता है। जैसा बताया कि इंड्रा एंड को जो है इस सिस्टम अवेयरनेस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगी और इसकी अनडिटेक्टेड रहने वाली एबिलिटी जो है एक दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है। लास्टली इसमें 6th जनरेशन की वो 7 फीचर्स या 7 फाउंडेशंस मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पे ये फाइटर जेट खड़ा होगा। इनमें सबसे पहले तो यही एडवांस सेंसर सूट है, रिमोट कैरियर कंट्रोल है, एक नया जेट इंजन होने वाला है नेक्स्ट जनरेशन, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन वेपन सिस्टम्स हैं, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है और लास्टली एक क्लाउड एनवायरनमेंट है या एक इंटीग्रेटेड क्लाउड एनवायरनमेंट है, जो कि एक मुकम्मल एनवायरनमेंट में आपको फ़ाइट करना अलाउ करेगा। ये तमाम फैक्टर्स 6th जनरेशन फ्यूचर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की फाउंडेशन होंगी। तो ये शुरुआत में ख़ुद कितने फैक्टर्स पे उतरता है ये आगे चल के देखना होगा। आखिर में इसकी टाइमलाइन क्या है?
तो इस फ्यूचर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के इनिशियल डेमोस्ट्रेटर और नेक्स्ट जनरेशन वेपन सिस्टम जो है वो 2026 तक एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। 2027 तक इसकी फुल मुकम्मल डेवलपमेंट की जाएगी, जबकि इसकी मुकम्मल एंट्री सर्विस जो है वो 2040 तक एक्सपेक्ट की जा रही है। ऑल इन ऑल ये एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होने वाला है। प्रेडेटर बी इंडियन नेवी को यूएसए की तरफ से 2 अनआर्म्ड प्रेडेटर बी ड्रोन्स जो हैं या MQ-9B रीपर ड्रोन्स जो हैं अनआर्म्ड पॉसिबली लीज पे इंडिया को दिए गए हैं। रिपोर्टेड यही है कि तमाम ऑपरेशंस का डेटा नेवी के कंट्रोल में होगा। गो के बेकर डील साइन करने के बाद मुमकिन है कि यूएसए भी इस डेटा को एक्सेस कर सके, और इसका मकसद भी चूँकि चाइना के साथ स्कर्मिशेस जारी हैं और यूएसए इसमें जितना इन्वॉल्व होगा उनके पास कॉन्फ्लिक्ट एक्सटेंड करने का उतना ही मौका होगा। हाउएवर जो बाइडेन का विजन थोड़ा सा मुख्तलिफ है, तो ये देखना होगा कि आगे चल के रिलेशन जो हैं कैसे शेप अप होते हैं। रिपोर्टेड अभी यही कहा जा रहा है कि नवंबर के सेकेंड वीक में ये पहुंच गए हैं और अभी इन्हें अमेरिकन क्रू की मदद से इंडियन नेवी के साथ ऑपरेट किया जाएगा। ये ड्रोन्स 1 साल की लीज पे लिए गए हैं और हालांकि मुमकिन 18 MQ-9B ड्रोन्स जो हैं शायद इसके बाद लिए जाएंगे। ये MQ-9B जो हैं लीज पे लिए गए हैं और 1 साल के बाद उनकी मुमकिन वापसी हो जाएगी। रिपोर्टेडली उन्होंने फ्लाई करना भी इसे शुरू कर दिया है और जो 30 घंटे का फ्लाइंग टाइम ये MQ-9B या प्रेडेटर बी ड्रोन्स बोस्ट करते हैं, उन्होंने इसको इफेक्टिव डिस्प्ले भी करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की दूसरी टाइप 54 AP फ्रिगेट की कंस्ट्रक्शन की नई तस्वीर निकल के सामने आई हैं। सेकेंड फ्रिगेट जो कि टाइप 75 के साथ डेवलप की जा रही है, वो उसकी तस्वीर निकल के सामने आई है। ये टाइप 54 जो है इस साल के आखिर या अगले साल की शुरुआत के अराउंड डिलीवर की जानी है और उसके बाद तकरीबन 2023 तक पाकिस्तान की तीसरी और चौथी टाइप 54 AP फ्रिगेट भी पाकिस्तान नेवी के पास मौजूद होनी चाहिए। इससे पहले जो सबसे पहली टाइप 54 AP फ्रिगेट थी उसकी कंस्ट्रक्शन पे काम मुकम्मल हो चुका है और अब उसके सी ट्रायल्स पे काम जारी है। एक्सपेक्टेडली ये दोनों फ्रिगेट्स जो हैं एक साथ डिलीवर की जाएंगी। प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल के बाद पाकिस्तान के अंदर NICC यानी नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी की तश्कील की मंजूरी दे दी गई है। ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी की एक जॉइंट अम्ब्रेला होगी जिसे ISI के चीफ यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के हेड जो हैं वो लीड करेंगे। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में एक नंबर ऑफ़ इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं जिसमें ISI है, IB है, FIA है और बहुत सी एजेंसीज़ हैं। तो ये तमाम एजेंसीज़ का एक सेंटर पॉइंट होगा जहाँ से अंदरूनी और बैरूनी मुश्किलात का सदेबाब किया जाएगा। बुनियादी तौर पे नेक्टा भी इसी किस्म के मकासद के लिए बनाई गई थी, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव्स नेक्टा हासिल नहीं कर पाई थी। तो अब ये NICC बनाई गई है जिसे ISI चीफ खुद हेड करेंगे, जो कि फिर से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जवाबदेह होगी। ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है। इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट में जो है इंटेलिजेंस शेयरिंग एक बहुत अहम एलिमेंट है, स्पेशली बैरूनी खतरात के हवाले से। हाउएवर इसके अपने कुछ मसाइल हैं, स्पेशली एक बग जो है वो पूरा सिस्टम करप्ट कर सकता है, तो इस पे हमें फ्यूचर में ज़रूर तवज्जो देनी होगी। इतना ही, लाइक वीडियो सब्सक्राइब, और अगर आपकी कोई फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट। पाकिस्तान जिंदाबाद।